जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं ग्रेट मॉर्निंग, स्वागतम आपका। आज टुडे आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 3। आई एम डूइंग अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, स्पेसिफिकली फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग F2 फॉर माय ACC स्टूडेंट्स। और बेटे आज का ये जो लेक्चर नंबर 3 है ना, मैंने इसमें एक नई बात बतानी है, बिकॉज इन लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने कुछ बातें आपको डिस्कस की हैं। तो आप पहले रजिस्टर ओपन करेंगे, है ना, और फिर मैं आगे चलूंगा। लेक्चर नंबर 3 F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चैप्टर 3 अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। आज का ये विचार है ना, द पॉइंट इज कि आपका इंटेलिजेंट होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका प्रैक्टिस करना बार 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 बार। लॉ ऑफ रेपिटेशन, ये जो माइंड है ना, लॉ ऑफ रेपिटेशन को ज्यादा बिलीव करता है। आप जो काम बार बार करते हैं, ये अपने लिम्बिक ब्रेन में ले जाता है। जैसे आप कार ड्राइविंग की बात करें, साइकिल ड्राइविंग की बात करें, साइकिल आप ड्राइव कर, साइकिल जब आप साइकिलिंग करते हैं तो बेटा ये आपके ऑटोमेटिकली लिम्बिक ब्रेन में चला गया, वो बार बार क्योंकि आपने किया याद हो गया। तो लॉ ऑफ रेपिटेशन, लॉ ऑफ रिलेशनशिप ब्रेन समझता है, और वो अभी आती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट, दोनों को परफेक्ट बनाता है। ठीक है सर। लेक्चर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। कमर बिल्कुल सीधी है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी है, और टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल भी बेड में लेट कर नहीं पढ़ रहे। आइए मैं आज अपनी कहानी में कुछ आपके सामने रखूं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लेक्चर नंबर 1। मैंने लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। बड़ी मेहनत की है दोस्त इस लेक्चर नंबर 1 में, एंड आई हैव टोल्ड यू द होल फ्लो चार्ट इन रिगार्ड टू मटेरियल। फिर मैंने लेक्चर नंबर 2 लिया, लास्ट लेक्चर। इन दैट लेक्चर आई टोल्ड यू टेस्ट योरसेल्फ 1 2 3 के, और उसमें मैंने बताया दैट हाउ व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ऑर्डरिंग, रिसीविंग एंड इशूइंग द गुड्स, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स। वो पता होने चाहिए। मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या है, परचेज रिक्विजिशन नोट क्या है, परचेज ऑर्डर क्या है, गुड रिसिप्ट नोट क्या है, उसकी हेल्प कहां पर है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या है, स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या है, यू नो, परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है, सब बताया बेटे। आप बस ईमानदारी से एक बार कैप्लन को देखेंगे, आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा बेटे। आज से हम लेक्चर नंबर 3 4 5 6 7 ये 5 लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो मैं आज बोलूंगा ये लेक्चर 7 तक आपको हेल्पफुल रहने वाला है। बिकॉज मैंने उसको छोटे 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 कंसेप्ट में डिवाइड कर दिया कि आपको ज्यादा समझ आए, बस, और कोई रीजन नहीं था। तो लेक्चर 3 आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं, नो डाउट उसमें कुछ मैं बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में परचेज कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल कॉस्ट में ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल कॉस्ट में होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल कॉस्ट में स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती है, व्हाई वी कैलकुलेट एनुअल, व्हाई वी होल्डिंग कॉस्ट वी कैलकुलेट ऑन एन एवरेज। एक एक बात का लॉजिक बताऊंगा, कुछ रटना है ही नहीं यार। आज का जो मेन लेक्चर है ना, यही इंट्रैक्शन है कि भाई इन्वेंट्री कॉस्ट में व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट एंड व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द बिहेवियर। परचेज कॉस्ट का क्या बिहेवियर है, क्या परचेज प्राइस पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, वेदर कॉस्ट पर ऑर्डर विल रिमेन सेम, एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, and what are the points, what are the reasons of ordering cost, what are the examples of ordering cost, what are the examples of holding cost, why we name it as carrying cost, why we name it as interest cost, why we name it as opportunity cost, and last में मैं जो आपको बताने वाला हूं that is in regard to stock out cost। तो आज के इस लेक्चर में बड़ा मजा आने वाला है यार, बड़े सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा। आप पहले जल्दी से घड़ा बनाइए और घड़े के बीच में लिखिए इन्वेंटरी कॉस्ट। इन्वेंटरी कॉस्ट से 2 एरोज यहां ले जाइए, 2 एरो वहां ले जाइए, और यहां पर लिखिए परचेज कॉस्ट, दूसरा लिखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीसरा लिखिए होल्डिंग कॉस्ट, फोर्थ लिखिए होल्ड स्टॉक आउट कॉस्ट। आराम से बेटे सबने लिखना है, सब नहीं करना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद आज आपको कुछ बताना चाहता हूं कि बेटे मैं आपके लिए आज से एक नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं, और उसका नाम है इन्वेंटरी होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। सो फर्स्टली आई शुड बी अवेयर, एंड व्हाई आई एम नाउ ओनली कंसीडरिंग होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, व्हाई नॉट परचेज कॉस्ट। तो मैं परचेज कॉस्ट बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि परचेज कॉस्ट क्योंकि कांस्टेंट रहती है उसको ले या ना ले। तो बेटे आज का ये जो लेक्चर है हम ये डिस्कस करेंगे होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस, व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ दिस, एंड देन व्हाट इज दिस ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट। बड़ा मजा आने वाला है सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस आप रजिस्टर ओपन करें। ध्यान से
objective of inventory management is to minimize inventory cost. And if I say inventory cost, there are four types of cost. Purchase cost, अभी देखेंगे. Carrying cost, we will see to it. Ordering cost, इसको भी देखेंगे. And stock out cost. बेटे 4 कॉस्ट हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड फॉर योर रियल लाइफ केस स्टडीज. परचेज कॉस्ट, आप कुछ खरीदते हैं, आप टमाटर खरीदने जाते हैं सब्जी मंडी, आप आम खरीदने जाते हैं, तो बेटे एक तो परचेज कॉस्ट होगी, एक सब्जी मंडी में जाने की कॉस्ट होगी, एक उसको लेकर आएंगे आम को, टमाटर को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट लगेगी. और सपोज करते हैं कि आप आम नहीं थे और कोई आया, उसने कहा जी मुझे आम ही खाना है, तो स्टॉक आउट कॉस्ट भी होगी. वी विल डिस्कस विद दैट. तो प्लीज लिखेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, objective of inventory management to minimize inventory cost. This is my objective, and it means if I minimize my purchase cost, if I minimize carrying cost, if I able to minimize ordering cost, if I am able to minimize my stock out cost, that is backup order cost, it means I will be able to minimize this inventory cost. ठीक है सर, तो परचेज कॉस्ट में आ गए. आराम से बेटा सबने लिखना है, और 10 मिनट की बात रहेगी. इस लेक्चर को मैं यहीं पे कंप्लीट कर दूंगा. नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 से मैं केस स्टडीज बताने स्टार्ट करूंगा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लें. आप पहले लिखें परचेज कॉस्ट. बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम 3rd क्लास के बच्चे से पूछें तो वो भी बता देगा. आजकल वो अमेजोन से खरीद रहा है. ठीक है जी. तो परचेज कॉस्ट का मतलब है हाउ मच इज द परचेज प्राइस पर यूनिट. एक यूनिट कितने में आएगा और कितने यूनिट्स खरीदने, हाउ मेनी यूनिट्स यू वांट टू बाय. It means purchase cost is equal to quantity purchased, how much quantity you have purchased into purchase price per unit. PPP, 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 yes, PPPU. क्या मतलब हुआ? Purchase price per unit into quantity purchased. ठीक है जी. So this will be purchase cost. Purchase cost sometimes vary with respect to quantity purchased. मैंने एक कोटेशन लिखी है, इसके ऊपर आपको MCQ आ चुका है. बेटे आप कई बार 1 किलो टमाटर खरीदते हैं और कई बार आप सपोजिंगली 5 किलो टमाटर खरीदने हैं. आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और मम्मी ने कहा भाई टमाटो सूप भी बनाना है, मुझे टमाटो पूड़ी भी बनानी है, मुझे टमाटर की सब्जी भी बनानी है, मुझे टमाटर की चटनी भी बनानी है, तो 5 किलो टमाटर ले आ रामलाल. आप रामलाल हैं, आप पहले 1 किलो टमाटर लाते थे, तो आपको वो वेजिटेबल वेंडर $50 पर केजी देता था, या 50 रुपीज़ या 50 येन पर डॉलर और 50 पाउंड्स पर डॉलर. बट नाउ यू वांट टू बाय 5 kg ऑफ टोमेटोज. क्या लगता है आप उससे कुछ डिस्काउंट की बात करेंगे या नहीं करेंगे? लॉजिकली बताइए. आप कहेंगे सर 5 किलो टमाटर लेने. इस सब्जी वाले ने ये रेडी लगाई हुई है भाई साहब, ये देखिए, ये टायर है उसके, यहाँ सब्जी है, टमाटर है, टमाटर, और आप आ रहे हैं टमाटर लेने के लिए. आप बताइए whether you will ask for discount with this from this vegetable vendor or not. Yes, you will go for that. It means if you buy 1 kg of tomato, there will be a different amount, X amount of purchase cost per kg. But if you buy 5 kgs of tomatoes, then he will not charge you X dollars per kg. He will charge you X dollars minus something, and that minus something is discount. मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, परचेज कॉस्ट वेरी भी करती है. जब आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय करते हैं तो यू आस्क फॉर क्वांटिटी डिस्काउंट्स. तो नेचर तो पता होना चाहिए ना. आप ये बताइए, जब आप मसाला डोसा खाते हैं तो आपको मसाले डोसे का नेचर पता है ना. आप आंखें भी बंद कर दें तब भी हम आपके मुंह में मसाला डोसा डालें तो आप बता देंगे ये मसाला डोसा है. पाव भाजी, छोले भटूरे, you know the nature of छोले भटूरे. Similarly, there is a nature of purchase cost. मैंने कहा it is semi variable in nature. फिक्स भी है और वेरिएबल भी है.
Sometimes it is fixed and sometimes it is variable. When it is fixed, when your quantity is very low, and when you want to buy a huge quantity, you generally go for discount, you go for offers also, and in that case it becomes variable. So it is a mixture of two. So I will say purchase cost is a semi variable cost. Cost management part 1 में मैंने बताया हुआ है कॉस्ट के 3 नेचर होते हैं. वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बेटे, आप 1 यूनिट खरीदते हैं, 1 यूनिट की कॉस्ट, 2 खरीदते हैं, 2 की कॉस्ट, 3 खरीदते हैं, 3 की, 4 खरीदते हैं, 4 की. That cost which directly varies with the production, with the number of units purchased, that is named as variable cost. ठीक है, अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे बिकॉज वी हैव टू डिस्कस समथिंग अदर देन दैट, फिर कुछ और में आ जाएंगे. ठीक है जी. ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो मैं आपको इस समय एनुअल परचेज कॉस्ट की बात कर रहा हूँ. अभी हम जूस नोट से नहीं देख रहे, हॉक से नहीं कर रहे, बैकर से नहीं कर रहे. पहले आप मेरी कहानी को सुन रहे हैं, मेरी कहानी मुंह जबानी, पहले लॉजिकली रियल लाइफ केस स्टडीज के साथ रिलेट करके तो देखिए कि क्या होती क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट. एक बार ये समझ आ गया तो बेटे क्वेश्चंस फॉर्मूलेस अपने आप डिराइव होंगे, हो जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है. तो मैंने कहा इन्वेंट्री कॉस्ट के 4 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट कंपोनेंट इज परचेज कॉस्ट. आई थिंक परचेज कॉस्ट सबको समझ आ गया. अच्छा, अब आप टमाटर लेने के लिए सब्जी की मंडी में जा रहे हैं, सब्जी मार्केट जा रहे हैं, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि सब्जी मार्केट आपके घर से काफ़ी दूर है. तो बेटा वहाँ तक जाने की कॉस्ट, रिक्शे में जाएंगे, दैट इज नेम्ड एज ordering cost. It is named as placing an order. In real life, you have to prepare a tender, you have to fill up the purchase orders, you have to place that orders, you have to compare that, you have to inspect that. बेटा इन सभी को अगर हम कहें मिलकर जुमावड़ा बना दें तो इसका नाम है ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट. तो आज मैं नेक्स्ट कंपोनेंट बता रहा हूँ ऑर्डरिंग कॉस्ट. नंबर ऑफ ऑर्डर्स, आप कितनी बार मार्केट गए, कितनी बार ऑर्डर किया, इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर. एक बार ऑर्डर करने की कितनी कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ, एग्जांपल्स लिख लीजिए. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, इंस्पेक्शन कॉस्ट. अब आपके पास सामान आएगा, आपने रिसीव किया, आपने उसको इंस्पेक्ट किया. मैचिंग इनवॉइस, रिसीव्ड विद परचेज ऑर्डर्स. सो ऑल दैट इज नेम्ड एज क्या क्या कहते हैं इसको, दिस इज नेम्ड एज ऑर्डरिंग कॉस्ट. मैं आ गया जी थर्ड में, कैरिंग कॉस्ट. मैं तो समझता हूँ इन्वेंट्री कॉस्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैरिंग कॉस्ट. इसके नाम भी बेटे सिनोनिम्स हैं. इट कैन बी नेम्ड एज होल्डिंग कॉस्ट, इट कैन बी नेम्ड एज अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट, इट कैन बी नेम्ड एज स्टोरेज कॉस्ट. मोस्ट प्रॉब्ली ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बनता है, इसलिए ध्यान से बैठना है. और मैं आपसे कहता हूँ कि आपने टमाटर खरीदे, एक तो टमाटर खरीदने की कॉस्ट, दैट इज परचेज कॉस्ट. आप सब्जी मार्केट गए, रिक्शे में गए, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट. अब आप टमाटर खरीद के घर ले आए, अपने रेफ्रिजरेटर में रख दिए, अब बेटे उसकी स्टोरेज कॉस्ट भी है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी है, दैट इज नेम्ड एज होल्डिंग कॉस्ट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप मुझे एक चीज बताइए, आपने वो गुड्स को एडवांस में खरीद लिया, आपने अपनी वहां पर फंड्स को ब्लॉक कर दिया. अच्छा, आप अब सीएमए यूएसए कर रहे हैं, या यू आर डूइंग सीपी यूएसए, और यू आर डूइंग एनी सीएफए यूएसए, और यू आर डूइंग एसीसीए. द पॉइंट इज you are losing an opportunity. You would have joined some other company, some big four, and they would have given you some amount of honorarium or some amount of salary. Now you are foregoing that salary because you are doing this particular finance course. इसी तरह से वो जो फंड्स उस कॉर्पोरेट एंटिटी ने ब्लॉक किए फॉर परचेजिंग दैट इन्वेंट्री, फॉर हेल्डिंग दैट इन्वेंट्री, वो फंड्स if they would have invested in some other place, they would have purchased marketable securities, they would have earned some rate of interest on that. But now they are losing that rate of interest, they are losing that income, they are losing that income because they have invested these funds in buying those inventories. Getting my point? आप समझ रहे हैं? मैं आपसे ये कहता हूं कि जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, आप उससे जो इनकम अर्न कर सकते थे, आप उसको लूज कर रहे हैं. दैट फॉरगॉन सैलरी, दैट फॉरगॉन इनकम इज नेम्ड एज अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट. आपने 5 किलो टमाटर खरीदे, क्या लगता है 5 के 5 किलो टमाटर ही रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, या उसी समय कुछ कंज्यूम करेंगे? कुछ तो किचन में चले जाएंगे, कुछ आप खा ही लेंगे, रास्ते में कच्चा टमाटर खा गए, कुछ मम्मी ने सब्जी बनाई शाही पनीर,
फिर कुछ चटनी बन गई और 2-3 किलो टमाटर बचे, वो आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिए। फिर नेक्स्ट डे कुछ 4-5 टमाटर और मम्मी ने यूज़ किए, फिर उसके नेक्स्ट डे और यूज़ किए, और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे में टमाटर ही खत्म हो गए। इट मीन्स एक प्रॉब्लम आएगी सर होल्डिंग कॉस्ट में। जब आप इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो आपको ये देखना है कि आपके पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, हाउ मच स्टॉक इज देयर ऑफ इन्वेंट्री इन योर हैंड, बिकॉज यू आर हाउ मच इन्वेंट्री यू आर होल्डिंग, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑन दैट ओनली। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है दैट योर इन्वेंट्री इज नॉट सेम। फर्स्ट डे 5 किलो थी, कुछ देर के बाद 4 किलो 4 kgs रह गई, फिर 3 kgs, फिर 2 kgs, फिर 1 kg, फिर 0। इट मीन्स देर इज अ वेरिएशन इन द क्वांटिटी हेल्ड। तो बड़ी प्रॉब्लम ये आनी है दैट वी कैन नॉट फाइंड आउट एक्यूरेट होल्डिंग कॉस्ट। तो इसलिए वाइल कैलकुलेटिंग होल्डिंग कॉस्ट हम जनरली क्या करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे। बेटा कहीं भी प्रॉब्लम आती है ना तो वी विल यूज प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ये कहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस will be 50% and probability of failure will also be 50%. if you go for tossing a coin for 10 times, 5 बार टेल आएगी और 5 बार फेल होंगे, 5 बार हेड आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दैट इन केस ऑफ होल्डिंग कॉस्ट वी बिकॉज द नंबर ऑफ यूनिट्स आर नॉट स्टैटिक, दे आर चेंजिंग, दे आर डायनेमिक, सो वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज इन्वेंट्री। बेटे बहुत सारी बातें बोल गया, अभी देखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। आइए पहले लिखें, कैरिंग कॉस्ट लिखा, होल्डिंग कॉस्ट लिखा, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट लिखा, रेंट। इफ आई टॉक ऑफ ए कॉर्पोरेट एंटिटी, आपने गोडाउन लिया, गोडाउन का रेंट पे कर रहे हैं, या आप रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं, जैसे कोविड शील्ड वैक्सीन आपको स्टोर करनी है तो रेफ्रिजरेटर चाहिए, तो डेप्रिसिएशन लग रहा है उस रेफ्रिजरेटर में फॉर होल्डिंग दैट कोविड शील्ड वैक्सीन। इंश्योरेंस कॉस्ट लग रही है, स्पॉइलेज, बेटे कुछ मटेरियल कुछ क्वांटिटी तो खराबी हो जाती है, कुछ तो इवेपोरेट हो जाती है। पेट्रोलियम है, आप पेट्रोल को खोल कर रखें इवेपोरेट हो जाएगा। देयर आर सो मेनी केमिकल्स जो इवेपोरेट हो जाते हैं, जो श्रिंक हो जाते हैं, जो स्पॉइल हो जाते हैं, जो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। क्या ये सब कुछ होल्डिंग कॉस्ट? बट इन सबका राजा, एक था राजा एक थी रानी, दोनों क्या करेंगे? दोनों नहीं मरे बेटा, दुनिया आगे चलेगी। इन सबका राजा है अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट, इसलिए हम होल्डिंग कॉस्ट का नाम अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है जी। अब आइए हम इसके ऊपर आ रहे हैं। मैंने अभी तक एक्सप्लेनेशन आई हैव जस्ट गिवन यू दैट आई विल बी यूजिंग average quantity purchase. I will not be using quantity purchase for calculating holding cost, because the logic is I am not holding the same quantity for that particular period, that is being varied, you know। मैंने जैसे क्वांटिटी परचेज किया, ठीक है जी, यहाँ 5 किलो टमाटर खरीदे, फिर नेक्स्ट डे 4 kg रह गए, फिर 3 kg, फिर 2, फिर 1, फिर 0। इट मीन्स यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 किलो की होल्डिंग कॉस्ट होनी चाहिए, यहाँ 4 की, यहाँ 3 की, यहाँ 2 की, यहाँ 0 की। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर 0 आ गया तो 5 + 0/2 वी विल कैलकुलेट होल्डिंग कॉस्ट ऑन 2.5 kg, नॉट ऑन 5 kg, कीपिंग इन माइंड द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए हम यहाँ पे एवरेज लिखते हैं। बेटे लॉजिक बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, तभी तो बातें समझ आएंगी। अमेरिका की ऐसी की तैसी हम कंसेप्ट बताएंगे, बेटे कंसेप्ट इंडिया से निकले हैं। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री परचेस्ड। So I have told you the logic why I am taking into account average inventory purchase into carrying cost per unit, ठीक है जी। तो मैं लास्ट पॉइंट में आ रहा हूं आज के इस लेक्चर में, that what I mean by stock out cost। सपोजिंगली आप कस्टमर हैं और आप अपनी एक जनरल स्टोर की दुकान पे गए, और आप जनरली उसी जनरल स्टोर की दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने। आपको कॉलगेट टूथपेस्ट लेनी है, और जनरली यू यूज कॉलगेट टूथपेस्ट ओनली, and you generally visit to that place only, to that general store वाला only। आप सुबह सुबह उठे, आपने देखा टूथपेस्ट नहीं है, आप उस जनरल स्टोर वाले के पास गए, आपने कहा भैया कॉलगेट टूथपेस्ट दे दो। जनरल स्टोर वाला कहता है, बनिए की दुकान वाला कहता है आज कॉलगेट है नहीं, खत्म हो गया स्टॉक। और वो उसको मालूम है कि आप उसके बड़े फेवरेट कस्टमर हो, आप उसके रेगुलर कस्टमर हो, तो बताइए वो जनरल स्टोर वाला क्या बोलेगा कि आज नहीं है कल ले लेना। तो क्या आप एक दिन ब्रश करके नहीं जाएंगे आप अपने ऑफिस? आप क्या करेंगे? आप उस अगले दिन की वेट नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट शॉप में चले जाएंगे और वहां से कॉलगेट की टूथपेस्ट परचेज कर लेंगे।
और सपोज करते हैं कि आप पहले वाले शॉपकीपर से $50 की एक टूथपेस्ट परचेज करते थे और सेकंड के पास गए, उसको पता था कि आप उसके पास नहीं आते हो, वो आप डायरेक्टली उसके पास पहले वाले के पास जाते हैं, तो उसने क्या किया, आपको डिस्काउंट दे दिया $45 पर टूथपेस्ट. Originally you were paying $50 per toothpaste, but now because that toothpaste is not available with that general store wala and you have visited new shop, और new shop एक clever businessman है, उसने $45 पर toothpaste आपको ऑफर किया. It means $5 आपको कम देने पड़े. आप मुझे एक चीज बताएं, नेक्स्ट टाइम आप किसके पास जाएंगे, पहले वाले जनरल स्टोर्स के वाले के पास या नए वाले जनरल स्टोर्स के पास? बेटे नए वाले के पास जाएंगे, बिकॉज आपके $5 का उसने पहले ही दिन आपको डिस्काउंट दे दिया. It means if that first general store wala don't have that stock, he will have to incur some cost, and that cost is that sale will be foregone, that customer will not come again. It can be possible. और अगर उसके पास स्टॉक नहीं है तो वो किसी से खरीद के उसके घर में डिलीवरी देगा. It means that type of cost which is related with stock out, that is named as stock out cost, or it is named as backup order cost. मेरी बात समझ रहे हैं? तो फोर्थ कॉस्ट लिखिए बैकअप ऑर्डर कॉस्ट. मैं अभी अमेजोन केस स्टडी बताऊंगा. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एक्सपीडिटेड ऑर्डर. आप पता है आपको, आप जब अमेजोन से परचेज करते हैं और आपको अर्जेंटली चाहिए होता है कुछ सामान विद इन 24 आवर्स, तो अमेजोन आपसे कुछ सेपरेट चार्जेस लेता है. आपने कभी अमेजोन फ्लिपकार्ट में बाय किया है तो आपको ये पता होगा, दिस इज नेम्ड एज स्टॉक आउट कॉस्ट और बैकअप ऑर्डर कॉस्ट. फॉरगॉन सेल, भाई आप उसके पास जाएंगे नहीं पहले वाले के पास, आप सेकंड वाले के पास जाएंगे. और अब नेक्स्ट टाइम इफ यू वांट टू बाय अ न्यू थिंग, you will firstly go to that new general store. So that is named as cost of ill will, that is loss of customer. So these are the 4 types of costs which you have to see. And I am doing inventory management. This is Bhupesh Anand. I am doing unit number 4, working capital, lecture number 7. And that too, total inventory cost is equal to purchase cost plus ordering cost plus carrying cost plus stock out cost. अब बेटे आप ये बताओ, कभी भी कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो कुछ पीरियड तो होना चाहिए. यू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. 12 मंथ्स का हम जनरली बनाते हैं. अमेरिका में हो, लंदन में हो, श्रीलंका में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में, वी जनरली प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 12 मंथ्स. Similarly, we have to see the units for which we want to calculate the inventory cost, and inventory cost is being generally calculated for 12 months annually. No doubt we can calculate monthly also, no doubt we can calculate for per day also, but अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो हम मानते हैं कि हम इन्वेंट्री कॉस्ट 1 साल की, 12 महीने की, 1 ईयर की निकाल रहे हैं. समझ आ गई? तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भी कॉस्ट आप लिख रहे हैं, इट इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस फॉर 12 मंथ्स. हम इसको 12 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे.